नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल इस विषय में आपको क्या बताते हैं। जानिए एक देश एक चुनाव है क्या और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी प्रावधानों को आज लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि अब इस पर देश में बहस कराई जाएगी। इसमें वकीलों के संगठनों में, अध्यापकों के संगठनों में, पत्रकार संगठनों में और अन्य सभी जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन सभी के बीच इस बारे में व्यापक बहस कराई जाएगी और उनकी राय और उनके जो है बहस से निकले परिणामों के अनुसार इसमें संशोधन भी, जो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसको आज मंजूरी दी है उसमें उन्होंने कहा कि उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। बहरहाल ये बीजेपी और एनडीए का 2024 के आम चुनाव में उन लोगों ने वायदा किया था। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक साथ चुनाव, इसकी अवधारणा ये है कि इसके पहले चरण में देश की लोकसभा और सभी सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी, इतना बड़ा उपक्रम होगा कि उसमें लाखों लोग शामिल होंगे, एक साथ लगेंगे और पूरा का पूरा प्रशासन देश भर का एक बारगी पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि सारा जो है सरकारी अमला इतने बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों को आयोजित करने और सुचारू रूप से संपन्न करने में व्यस्त हो जाएगा। इसके पक्ष में दलील ये है कि बार बार राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने से देश में बार बार आचार संहिता लगती है अलग अलग राज्यों में और उससे जो है प्रशासनिक कार्य बाधित होते हैं। लेकिन उन चुनावों के, विधानसभा के चुनावों से केंद्र सरकार के तो किसी फैसले पे फर्क नहीं पड़ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से तो वो ये तक जो है इतनी भी नैतिकता का पालन नहीं करते कि अगर एक राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहा है और वहां 3 चरणों में चुनाव है तो पहले चरण के चुनाव जहां हो रहे हैं उसी राज्य में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान वो अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कर देते हैं अथवा किसी दूसरे राज्य में जो है महत्वपूर्ण घोषणाओं के सहारे वो चुनाव में जहां हो रहे हैं जिस राज्य में चुनाव उसके मतदाताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दे देते हैं और अपनी सरकार की कमजोरी अथवा अपनी सरकार की मजबूती का संदेश देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में जो है स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, जैसे ग्राम, ब्लॉक एवं जिला पंचायत और नगर पालिका एवं नगर निगम। ये सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इनके पीछे भी दलील यही है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होते हैं और फिर पंचायतों के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिनमें कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी होती हैं, उनमें पैसे का अपव्यय होता है। इसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों को भी जो है उनके जो है निरंकुश खर्च पर इससे रोक लगेगी, इससे नियंत्रण चुनाव आयोग को करने में सुविधा रहेगी। हालांकि सोचने की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जब चुनाव होंगे पूरे देश में तो चुनाव आयोग जो इस बार अकेले लोकसभा का चुनाव 3 या 4 या 5 चरणों में नहीं करा पाया, उसे 8 चरणों में कराने की जरूरत पड़ गई। और तो और अभी हाल में देखिए आप
जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी 2019 के चुनाव, आम चुनाव में, उसके बाद एनडीए सरकार, मोदी सरकार द्वारा हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, क्योंकि उन दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी जीत के प्रति अथवा अपने गठबंधन की जीत के प्रति आश्वस्त थी। लेकिन अब आप 2024 का चुनाव बीजेपी जब से बहुमत से नीचे गई है, उसकी जो है 272 के बजाय 240 सीट कुल जमा लोकसभा में घट के रह गई, तो उसके बाद से उसे इतना डर लग गया उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी को, जो अपना सीना 56 इंच का जो है कहते नहीं अगाते, उनकी पार्टी बीजेपी को, उनके द्वारा नीत सरकार एनडीए सरकार को इतना डर लग गया कि इस बार उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिम्मत नहीं की। और इसके पीछे चुनाव आयोग ने इतनी लचर दलील दी कि जो है इस समय गणेश पूजा हो रही है और उसके अलावा भी ये जो दशहरा दिवाली जैसे महत्वपूर्ण पर्व हैं जो है देश में, इस वजह से जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में एक साथ चुनाव नहीं कराए जा रहे, दोनों के चुनाव अलग अलग कराए जाएंगे। जबकि इसके पीछे के राजनीतिक यथार्थ को पूरा देश जानता है, पूरा देश समझता है। जब से 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है और देश की संसद के भीतर किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री द्वारा सारी संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए जिस तरह अब की बार 400 पार का नारा लगवाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जो है अपने जो है सीना ठोक ठोक के ये कहा गया कि एक अकेला सब पर भारी, तो जब इस तरह के जितने दावे थे वो 2024 के आम चुनाव में 4 जून को आए नतीजों के बाद उनके सारे दावे धुल गए, सारे दावे धराशायी हो गए। और उसके बाद से जो है जब चुनाव परिणाम आया 4 जून को, तो बीजेपी की सीटें जो 2019 में 303 आई थी वो इस बार घट के 240 रह गई। और अगर बीजेपी के दावे की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दावे की बात करें, तो वो लोग अब ये दावा कर रहे थे कि कम से कम 370 सीट आएंगी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की अकेले, और एनडीए की 400 से अधिक आएंगी। एनडीए में कुल मिला के इस समय 22-23 दल हैं, जिनमें अधिकतर एक एक सांसद भी जो है बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, अथवा 1-2 विधायक भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, जिनमें रामदास आठवले की जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल है, जिसका एक भी जो है सांसद जिसने चुनाव लड़ा ही नहीं है और उसका एक भी सांसद निर्वाचित होके नहीं आया है। तो बहरहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर दावे की बात करें तो 370 अगर उन्होंने दावा किया था, तो उस लिहाज से तो बीजेपी की 130 सीट घटी है और वो 240 पे यानी बहुमत के पीछे ही अटक गए, बहुत पहले अटक गए। कम से कम 33 सीट उनकी बहुमत से कम आई है, जिसका मतलब है कि बीजेपी को लोगों ने चुनाव हरा दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे 2019 के चुनाव में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लोगों ने घटाकर सीटें 40 कर दी थी, जो वह बहुमत से 6 सीट कम था, क्योंकि वहां 90 सदस्यीय विधानसभा है और उसमें 46 सदस्य निर्वाचित होने पर ही किसी पार्टी का बहुमत आता है। और बीजेपी ने वहां जो है जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक चुन के आए थे, तो उन्हें जो है अपने साथ शामिल करके पिछले 5 साल 4.5 साल गठबंधन सरकार चलाई, और जो है उसके एवज में जननायक जनता पार्टी के जो की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, उन्हें ये सफलता मिली कि वो अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला और अपने पिता अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल से पैरोल पे बाहर रखने में कामयाब हुए, क्योंकि उनको दोनों को शिक्षक भर्ती घोटाले में कड़ी सजा मिली थी। तो इस तरह से बीजेपी ने हर लेवल पे हरियाणा में जो है कंप्रोमाइज किया, समझौता किया,
जिसका परिणाम उसे इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो खोखलापन है वो बीजेपी के राजनीतिक पैतरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के राजनीतिक पैतरों से साफ दिखाई दे रहा है। वो विपक्ष के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उसमें तो एक ट्रेनी डॉक्टर का जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है निर्भया कांड के बाद, वो निहायत निंदनीय है, लेकिन वो उसका जितना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है, उठाने की कोशिश कर रही है। जबकि मणिपुर में आग लगी पड़ी है 1.5 साल से, वहां प्रधानमंत्री अब तक झांकने नहीं गए और 1.5 साल लगभग होने को आ रहा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कुकी और मीतेई वहां के जो प्रमुख 2 समुदाय हैं और तीसरे नगा समुदाय से बात करके मणिपुर समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है गंभीरता पूर्वक। अब उन्होंने लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अब जाके वो इस मामले में गंभीरता दिखाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष द्वारा जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, वहां बड़े पैमाने पे प्रचार करा जा रहा है कि मोदी सरकार मणिपुर में बिल्कुल विफल साबित हुई है, असफल है, उसे छोटे राज्यों की, देश के सीमाई राज्यों की कोई चिंता नहीं है। इससे उसके अग्निवीर के मुद्दे के साथ साथ ये मुद्दा भी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। इस वजह से ये सब दावा अब किया जा रहा है। बहरहाल जो एक देश एक साथ चुनाव की अवधारणा है वो इसलिए हुई कि क्योंकि अभी तक बीजेपी को ये लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले का कोई दूसरा नेता इस देश में है नहीं, और राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी चुनाव की तर्ज पर उन्हें आगे करके बीजेपी लगातार बीजेपी ने 2 चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल किया था। इस वजह से बीजेपी को मुगालता हो गया था कि हम पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हमें अधिकांश राज्यों में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर बहुमत कुछ राज्यों में नहीं भी मिला, जैसे दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, और कुछ हद तक तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी अभी बीजेपी अपने बूते पूरा बहुमत नहीं ला पाती है। आंध्र प्रदेश में तो इस बार चंद्रबाबू नायडू से समझौते के बाद उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसके 2-3 सांसद लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं, वरना 2019 के चुनाव में तो उसका सुपड़ा साफ हो गया था। बहुत मुश्किल 1% वोट उसको मिला था आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में भी इस बार 10% के लगभग ही रह गई, जबकि उसने बड़ा दावा किया था अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई की पदयात्रा के बाद कि उसको बड़े पैमाने पे उसे 3-4 कम से कम अपने लोकसभा सदस्य निर्वाचित करने में सफलता मिलेगी। अलबत्ता केरल में जरूर इस बार उनका एक लोकसभा सदस्य, वहां के सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता गोपी के निर्वाचन में बीजेपी को सफलता मिली है, जिन्हें बिना मौका गंवाए बीजेपी ने धड़ाधड़ केंद्रीय मंत्री भी बना दिया है। बहरहाल तो एक साथ चुनाव के नाम पर बीजेपी ये कहती है, और चुनाव आयोग भी अब ये कहने लगा है कि उसमें अरबों रुपए की बचत होगी, और बार बार आचार संहिता लगने से प्रशासनिक काम जो रुकते थे उसमें रुकावट नहीं होगी, और अब प्रशासनिक कार्यों के लिए, जनता के कार्य करने के लिए अधिक समय मिलेगा। तो इस तरह से, हालांकि अगर आप चुनावी बॉन्ड जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई के कारण, सख्ती के कारण, उसके आदेश के कारण जनता के सामने चुनावी बॉन्ड में मिली रकम, किस किस दल को कितनी रकम मिली है, इसका जब ब्यौरा आया तो पता लगा कि 65% रकम तो अकेले बीजेपी को मिली है, और तमाम उन वैक्सीन लगाने वाली कंपनियों से लेकर, कोविड की वैक्सीन लगाने वाली कंपनी से लेकर बिल्डरों और तमाम जिन ऐसी अनेक कंपनियां हैं जिन पर ईडी और आयकर की कार्रवाइयां चल रही थी, और उन्होंने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड खरीदकर उसको करोड़ों, और कुछ कंपनियों ने तो अरबों रुपए का चंदा दिया।
तो इसके कारण जो है विपक्ष ने उस पर यह आरोप भी लगाया कि चंदा दो धंधा लो। बहरहाल तो ये है तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस समय देश में चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो किसी नगर पालिका का चुनाव हो, चंडीगढ़ में सबने देखा कि वहां किस तरह से बीजेपी के जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने वहां धांधली करी, जो बीजेपी का सदस्य भी है, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसको जो है उसकी लानत मलामत की और उस चुनाव को रद्द किया। तो इसके बावजूद बीजेपी का यह दावा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा है, गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा है कि बस आप अरबों रुपए तो जो है चुनाव कराने पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जाएगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। और भारत में तो विविधता में एकता का कंसेप्ट है। तो विपक्ष यही कह रहा है कि यहाँ इतनी सारी जो है बोलियां, इतनी सारी भाषाएं और तमाम जो है इतने सारे जो है संस्कृतियां हैं इस देश में। इतने आदिवासी समूहों में सैकड़ों तरह के आदिवासी समूह हैं, उनमें सैकड़ों प्रकार की बोलियां, भाषाएं बोली जाती हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु की तमिल कल्चर, तमिल संस्कृति अलग है, केरल की संस्कृति अलग है, कर्नाटक की संस्कृति अलग है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है। बिहार के त्योहार छठ का पूजा होती है बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो अन्य राज्यों में नहीं होती है। सिर्फ वही लोग करते हैं जो बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग जहाँ जहाँ हैं वही लोग छठ का व्रत करते हैं, छठ की पूजा करते हैं सूर्य के अर्घ देकर। तो इस तरह से अनेक पर्व हैं। दिवाली है, दक्षिण के कई राज्य हैं जहाँ दिवाली इस तरह से नहीं मनाई जाती। अभी वहां केरल में जो है ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। तो इसी तरह असम में बिहू होता है, पश्चिम बंगाल में पोयला बैशाख होता है। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो आपको इस देश में तरह तरह के जो है पर्व हैं, त्योहार हैं, लोक पर्व हैं, लोकोत्सव हैं, और लोगों की भाषाएं हैं अपनी, उससे जुड़ी संस्कृतियां हैं अपनी। तो इसलिए फिर भी वो ये बीजेपी का आग्रह कहो या दुराग्रह कहो या प्रधानमंत्री मोदी का विजन ये यहाँ इतना संकुचित हो जाता है आके कि वो जो है इस बात पे डटे हुए हैं कि एक देश एक चुनाव होगा। और बीजेपी जिसकी माता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि इससे भारत को एक राष्ट्र बनाने में उन्हें मदद मिलेगी, जबकि इसका जिस प्रकार से स्थानीय संस्कृतियों द्वारा, स्थानीय भाषाई लोगों द्वारा, प्रदेशों की विपक्षी सरकारों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि ये उन राज्यों में, उन लोगों में के मन में खटास ज्यादा पैदा करेगा बनिस्बत इसके कि वो और एकजुट एक झंडे के तले हों। हालांकि राष्ट्रध्वज को, तिरंगे की सभी देश के सभी प्रदेशों और सभी लोगों के बीच मान्यता है, लेकिन जब कोई केंद्र सरकार इस तरह से थोपने की कोशिश करती है अपना एजेंडा, तो उसका विरोध इस देश में पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो है बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद देश भर में सर्वाधिक लोकप्रिय बनी इंदिरा गांधी। उनके शासन में जब 1975 के जून महीने में आंतरिक आपातकाल लगाया गया और जब जो है जनवरी 1977 में आपातकाल हटाकर चुनावों की घोषणा की गई, और जो है मार्च के अंत में जब चुनाव आए 1977, चुनाव परिणाम आए 1977 में, तो क्या सामने आया कि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया और उसकी जगह 5-6 दलों के गठबंधन जिसका नाम था जनता पार्टी, उसको सत्ता सौंप दी और उसके नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई थी
कि उसकी जो प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, वो तक चुनाव हार गई थी, उनके बेटे संजय गांधी तक चुनाव हार गए थे। तो लोगों ने इतना कड़ा सबक सिखाया, लेकिन चूंकि देश में लोकतंत्र है इसलिए लोग एक बार कड़ा सबक सिखाते हैं, और उसके बाद जब जनता पार्टी के जो है क्षत्रप विभिन्न दलों के मुखिया आपस में लड़े, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये सब लोग जब और भारतीय जनसंघ के जो उस समय जिन के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब का आपस में जब मतभेद हुआ तो वो जनता सरकार गिर गई, और 1980 में आम चुनाव में जनता ने वापस कांग्रेस को चुन लिया, और जो है अब चुनाव हारने के पौने 3 साल के भीतर ही इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई, जिनकी शाह आयोग में छीछा लेदर हुई, जिन्हें जो है संसद से महाभियोग चलाकर बाहर किया गया निर्वाचित होने के बाद उपचुनाव में चिकमगलूर से। तो उसके बावजूद जनता ने जब देखा कि कोई और विकल्प नहीं आ रहा सामने, तो वापस कांग्रेस को जिताकर जो है 351 सीट देकर लोकसभा में प्रतिष्ठित किया और देश की सरकार पर प्रतिष्ठित किया। तो इस तरह देखें तो लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जनता सजा भी देती है, और जनता ये भी ध्यान रखती है कि हमारे लिए क्या उचित है, देश में कैसा शासन उचित रहेगा, और कैसा व्यक्ति जो है इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री बने जो देश को एकजुट रख पाए, देश की संवैधानिक जो व्यवस्थाओं का निर्वहन कर सके और लोकतंत्र को जिंदा रख सके। तो अब ये बात है कि अब ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण में जो होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, ग्राम, ब्लॉक एवं जिला पंचायतें और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव, तो उसमें भी इस समय इतने बड़ा संकट आ गया है कि वो पंचायती राज व्यवस्था जो गांवों की स्वायत्तता के लिए, जो ग्रामीण गणतंत्र की स्थापना के लिए लागू किया गया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बड़े चाव से, जिसको उस समय के केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बड़े अरमान से जो है उसको पालन करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं बनवाई, वो आज इतने भयंकर भीषण भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है वो पूरी पंचायती राज प्रणाली, जिसकी कोई हद नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर पैसा फूका जा रहा है, लोग इतने बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं चुनाव में कि जिसकी कोई हद नहीं है। और चुनाव के बाद भी जो है पंचों की खरीद फरोख्त, नगर निगम के और नगर पार्षदों की खरीद फरोख्त में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, कुछ कहने की हद। तो क्या ये यहाँ यक्ष प्रश्न ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या जो सत्तारूढ़ दल है वो अब अधिक से अधिक जो है नगरों में एवं ग्राम पंचायतों में अपने सरपंच चुनवाने पे पैसे नहीं खर्च करेगा? क्या उसके जो है उम्मीदवार पैसा नहीं खर्च करेंगे? तो सोचने की बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा बेहतर है कि इस देश की चुनाव प्रणाली में जो खर्च होता है अंधाधुंध, उस पर कड़ाई से टीएन सेशन की तरह कोई कड़ाई करे और उसका ब्यौरा ले। अभी ये जो चुनाव हुआ है 2024 का आम चुनाव, उसमें ही निर्धारित जो चुनाव आयोग द्वारा राशि है किसी भी जो है लोकसभा के उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली, उसकी तो सरेआम धज्जियां उड़ी। उससे 100 गुना 1000 गुना लोगों ने जो है, जिन लोगों के पास पैसा था उन लोगों ने खर्च किया चुनाव में, और कोई देखने वाला नहीं, कोई स्टॉक टेकिंग नहीं करता। चुनाव आयोग तो बिल्कुल भी इस बारे में, हमारा चुनाव आयोग एकदम फेल्योर साबित हुआ है, विफल साबित हुआ है। तो जरूरत तो ये है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, चुनाव में जो निर्वाचन प्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए। इसी तरह दल बदल का जहां तक सवाल है, वो उसके लिए अलग तरह का कानून चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 10 साल में अनेक राज्यों की निर्वाचित सरकारें गिराई हैं, निर्वाचन जो है जो लोकतांत्रिक प्रणाली से बने हुए दलों को तोड़ा है अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, तो उसके लिए अब नए तरह के कानून की जरूरत है। लेकिन चूंकि बीजेपी का स्वार्थ सध रहा है, एनडीए का स्वार्थ सध रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वार्थ सध रहा है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा।
इस समय शगुफा छोड़ा गया है वन नेशन वन इलेक्शन का। हालांकि विपक्ष द्वारा ये साफ कहा जा रहा है कि जो लोकसभा में बीजेपी का इतना बहुमत ही नहीं है कि इस जो है विधेयक, इससे संबंधित विधेयक को पारित कराया जा सके। फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनाव में बीजेपी की हार के बावजूद अपने एजेंडे को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करने में जुटे हुए हैं। जो लाल किले से 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था इस साल, उसमें भी उन्होंने वो तमाम बीजेपी के आरएसएस के एजेंडे को दोहराया, जिसको वो एनडीए में किसी कीमत पर लागू नहीं कर सकती, क्योंकि एनडीए के 2-3 प्रमुख दल जो हैं वो इस बात का सख्त विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से देश को एक जो है लाइन पे चलाया जाए, एक विचारधारा पे, एक भाषा, एक जो है एक प्रकार के त्योहारों पे, संस्कृति पे चलाने का वो दल विरोधी हैं, जिनमें जनता दल यू नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और किसी हद तक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। ये तीनों इनकी बैसाखी पर जो है भारी रूप में निर्भर है मोदी सरकार। एनडीए की जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जिसके मुखिया हैं वो, क्योंकि इन तीनों दलों की कुल सदस्य संख्या मिलकर 35 बनती है लोकसभा में। और आप देखें कि बीजेपी के पास तो अपने 240 ही सांसद हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुमत के लिए लोकसभा में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बुरी तरह इन दलों पर निर्भर है। और इन दलों को खुश करने के लिए पहले ही बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ खोलकर दोनों हाथों से जो है पैसा दिया है उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वहां की विकास परियोजनाओं के लिए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 के चुनाव में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी, और उस चुनाव को हारने के बाद वो उस घोषणा को बिल्कुल भूल गए थे। और लगातार तब से जो है बिहार की में, चाहे बीजेपी से गठबंधन में रहे नीतीश कुमार, चाहे लालू यादव के साथ महागठबंधन में रहे, वो लगातार ये मांग करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस बार बहुमत के लिए उन पर आश्रित होने के बाद उनकी सुनवाई हुई। वहां बिजली परियोजना, वहां पुल, वहां का बुनियादी ढांचा, वहां नौकरियों को की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था, निवेश बढ़ाने पे अब केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो है पोलावरम जो है जल विद्युत परियोजना और जो है अन्य इसी प्रकार के जो है वहां की राजधानी अमरावती के विकास के लिए ये सब चीजें करने पे अब जो है बीजेपी पूरा ध्यान लगा रही है और उसके लिए मोटी राशि का आवंटन किया गया है। तो इस तरह से ये है कि कुल मिलाकर ये विपक्ष कह रहा है कि इसमें देश की अनेकता में एकता की बुनियाद पर चोट होगी, जो है वन नेशन वन इलेक्शन से, इसे अलोकतांत्रिक कह रहा है। जो है बीजेपी ने इसके लिए 2024 के आम चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उसने विचार किया और 100 से ज्यादा उसने उसकी बैठक की और समिति को 47 दलों की राय प्राप्त हुई, जिसमें 32 दलों ने कथित रूप में इसका समर्थन किया। हालांकि इनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले जैसे दलों की बहुतायत है, जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा लोकसभा का, अथवा जिनका एक विधायक इक्का दुक्का विधायक है या इक्का दुक्का लोकसभा सदस्य निर्वाचित होकर आया है। बहरहाल इसके विरोध में इंडिया जो है गठबंधन है, उसके झंडे तले कांग्रेस की सदारत में जितने दल हैं वो सभी इसके विरोध में खड़े हैं और वो सभी इसके विरोध में लामबंद है। उनका ये कहना है कि ये हम किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। और इस समिति की बैठकों में जो है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व एवं वर्तमान चुनाव आयुक्तों, राज्यों के चुनाव अधिकारियों आदि से व्यापक पैमाने पर बातचीत किए जाने का दावा किया जा रहा है। और
कोविंद की रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने कुल 21,558 लोगों एवं समूहों की राय ली है, जिसमें से 80% द्वारा इसका समर्थन किया गया है और कैबिनेट ने आज इसे मंजूरी दे दी है तथा इसे शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक लाएगी। देखते हैं अब उसमें उसका भी हश्र क्या वक्फ विधेयक की तरह होता है, जिसे जो है संसदीय समिति को सौंपने पर मोदी एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर होना पड़ा है और वो जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वक्फ विधेयक सहित 4 प्रमुख फैसले ऐसे हैं जिन्हें उन्हें या तो वापस लेना पड़ा है उनकी सरकार को अथवा उन्हें उन पर निर्णय को मुलतवी करना पड़ा है। तो जो आसार है इस समय लोकसभा में जिस तरह की सदस्य संख्या है उसके आधार पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि ये इसका हश्र भी, वन नेशन वन इलेक्शन का हश्र भी जो है वो वक्फ विधेयक जैसे ही होगा, जो संसदीय समिति के विचार के लिए जिसे भेजना पड़ेगा और उसे तत्काल पारित करवा पाना मुश्किल है। और बाकी तो ये है कि ये इससे जो है संसद में काफी खासी सरगर्मी और उससे पहले सड़क पर भी विपक्ष द्वारा इसके विरोध में खासी सरगर्मी रहने के आसार हैं। और इस समय चूंकि हरियाणा का विधानसभा और जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में तो आज वोट भी पड़े हैं पहले चरण के, तो उनमें भी सरगर्मी बढ़ने के आसार हैं। देखते हैं अब ये प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार इसे कहां तक लागू करने में कहां तक सफल होती है अथवा विफल होती है, ये समय बताएगा। धन्यवाद।